नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, पहले ज़रा इसका मतलब समझ लें कि प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ में आएगा तो अपने आप प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। देन बात कुछ ऐसी है कि डायरेक्टली हम इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ अजम्पशन हमको मानने पड़ते हैं। उन अजम्पशन के बेसिस पर इस चैप्टर की थ्योरी डिजाइन की गई है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला काम हम यही करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल का मतलब समझते हैं। देन उसके बाद इस चैप्टर में यूज होने वाले जो भी अजम्पशन है उनको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का टारगेट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन करना। देन नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट हमारा होगा टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्सप्लेन करना। देन उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन सरफेस की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल का मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये जो मैंने टॉपिक्स कहे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड या टावर टू ग्राउंड या इंक्लाइन सरफेस, ये आपको टाइम के साथ अपने आप समझ में आएगा कि मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा था। जैसे जैसे मैं यहां पर टॉपिक्स लिखते जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो एकदम शुद्ध हिंदी में बोलें, बिल्कुल कोई हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का यही मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने से हवा में फेंक दिया। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने हवा में ऐसा फेंक दिया, आपने हवा में ऐसा थ्रो कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लेते क्रिकेट बॉल आपने फेंक दी, फुटबॉल आपने फेंक दी, किसी को पत्थर फेंक के मार दिया आपने। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि जब आप एक बार किसी ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल या पत्थर को आप फेंक देते हो तो इनका जो मोशन होता है वो ग्रेविटी से डिसाइड होता है। सब में क्या हो रहा है? मोशन जो है वो ग्रेविटी से डिसाइड हो रहा है। तो ये सिंपल से एग्जाम्पल्स थे प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टाइल का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने फ्री स्पेस में फेंक दिया। फ्री स्पेस मतलब अंतरिक्ष, स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अर्थ की ही बात कर रहा हूं। फ्री स्पेस का मतलब ऐसे खुले वातावरण में आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक दिया। तो मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा थ्रो कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। बड़ी सिंपल सी बातें हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा थ्रो कर दिया तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल, और जो उसका मोशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पूरा का पूरा जो मोशन होता है ये कौन से फोर्स से डिसाइड होगा? ग्रेविटी से। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एनी पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन फ्री स्पेस अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे अपन से डेफिनेशन थोड़ी कोई पूछेगा, डेफिनेशन तो 11th वालों से पूछते हैं, वो भी स्कूल वाले। स्कूल एग्जाम में आता ना लिखने को। हमको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं था, फिर भी हमने बता दिया। तो हेडिंग लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी डेफिनेशन लिखो। जो मैंने बोला अभी फिर से वही बोल रहा हूं मैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एनी पार्टिकल, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एनी पार्टिकल projected any particle projected in free space, any particle projected in free space under the force of gravity under the force of gravity is known as projectile, is known as projectile, and its motion is called projectile motion and its motion is called projectile motion। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हमको अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है कि हम इस चैप्टर को समझ पाएं, और हम खुद को इस लायक ऐसे बनाते हैं कुछ अजम्पशन मान के।
हम कुछ अजम्पशन मान के इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमने ये अजम्पशन नहीं माने होते तो हमसे ये चैप्टर बनता ही नहीं। अजम्पशन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। तो कुछ अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला अजम्पशन हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। सबसे पहला अजम्पशन हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। हम ये मानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे हवा में फेंक दिया तो हवा से उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो पहला अजम्पशन हम ये मानते हैं। दूसरा अजम्पशन हम मानते हैं, सेकंड अजम्पशन हम इसमें मानते हैं, अर्थ इज फ्लैट। कितना भयानक अजम्पशन मान लिया, अर्थ इज फ्लैट मानते हैं, अज्यूम करते हैं। एंड जो लास्ट अजम्पशन है वो ये होता है, हम मानते हैं जी इज कांस्टेंट। लास्ट अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि जो जी है वो कांस्टेंट है। कुछ बच्चों को लग सकता है सर इसको बताने की क्या जरूरत थी, मैं तो बचपन से कांस्टेंट मानते आ रहा हूं। तो जी कांस्टेंट अभी होता है, लेकिन जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ लोगे ना तो ये वेरिएबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर करेंट नॉलेज, है ना, अकॉर्डिंग टू योर करेंट नॉलेज जी इज कांस्टेंट। बाद में आप ज्यादा पढ़ लिख जाओगे, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी पढ़ लोगे, तो फिर आपके समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में वेरिएबल होता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या मान के चलना होता है, कांस्टेंट। और वैल्यू क्या मानते हैं, 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिक से 3 अजम्पशन होते हैं। इन 3 अजम्पशन के बेसिस पर हम इस चैप्टर को समझेंगे, इसके फॉर्मूले बनाएंगे। और मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है ये अजम्पशन क्यों माने गए हैं, क्योंकि इतने आप समझदार हो। अगर ये अजम्पशन नहीं माने जाते तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो कहां से एयर रेजिस्टेंस लगाओगे, पहली दिक्कत ये आ जाएगी। अर्थ को फ्लैट नहीं मानोगे, अर्थ को ऐसा राउंड मान लोगे तो फिर ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, वो भी नहीं आता अभी। तो जी को वेरिएबल अगर मान लेते तो भी ग्रेविटेशन आना चाहिए, वो भी नहीं आता। तो बात सीधी सी है, जो हमारा करंट नॉलेज है उस करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग हमको इस चैप्टर को समझना है। और करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर इस चैप्टर को समझना है तो ये अजम्पशन माने जाते हैं, और इन्हीं अजम्पशन के बेसिस पर ही ये चैप्टर समझाया जाता है। मतलब इस चैप्टर में डिराइव होने सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ इन बातों के लिए सच हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, मान लो जी वेरिएबल दे दिया, तो फिर जो भी आपने पढ़ा है वो गलत हो जाएगा, है ना, फिर वो अलग टॉपिक की कहानी हो जाएगी। फिर जी वेरिएबल काय में सीखोगे आप, ग्रेविटेशन में सीखोगे। फिलहाल अगर अभी की बात करें, वैसे अपन तो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपन को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। नीट में तो आसान चीजें ही पूछी जाती हैं। तो अगर मैं ये नहीं भी बताता, अगर ये मैं अलग से नहीं भी बताता तो आप बाय डिफॉल्ट यही मान के चलते। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, अभी तो टाइम पास ही था, ये उतनी ज़रूरी बातें भी नहीं थी। इसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर गलत बोल रहा था मैं, टॉपिक बोलना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होगा, जमीन से फेंका किसी ऑब्जेक्ट को और वो वापस जमीन में ही आके गिर गया। ग्राउंड से फेंका वापस ग्राउंड में आके गिर गया। बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल, जमीन में होती है फुटबॉल, किक मारते हैं और वापस जमीन में आके गिर जाती है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमको पढ़ना है। बेसिक से 3 फॉर्मूले इसमें, वो हमको डिराइव करने हैं। तो समझते हैं पहले। तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब एक्स एक्सिस। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा फेंक दिया, इनिशियल स्पीड u के साथ, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा था थीटा,
ऐसे जाके वहां गिरता। अब इसमें हमसे सिंपल सिंपल सी 3 बातें पूछी जाती हैं। पहली बात, कितने टाइम तक ये हवा में रहा होगा, कितने टाइम तक ये पार्टिकल हवा में था, उसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी बात पूछी जाती है ये मैक्सिमम हाइट क्या रही होगी, ये कितना रहा होगा। एंड तीसरी बात ये पूछी जाती है कि ये कितना दूर जाके गिरा होगा, ये कितना दूर जाके गिरा होगा। तो ये बेसिक सी 3 बातें बस हमसे यहां पर पूछी जाती हैं। तो जहां से इसको फेंका गया है वो ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जितना दूर जाके गिरता है उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, शॉर्ट में आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस हाइट की बात करें तो ये हाइट हो जाएगी एच मैक्स, ऐसा हो जाएगा। और एक और चीज क्या था, टाइम था, हाँ ठीक। अब समझते हैं इसको कि इसको कैसे क्या सॉल्व किया जाता है। तो क्या काम किया मैंने, जहां से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उसको मैंने पॉइंट ए मान लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने पॉइंट बी मान लिया और इसको मैंने पॉइंट सी मान लिया, ऐसा हो गया। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कराए जा रहे हैं, एज अ फॉर्मेलिटी कराए जा रहे हैं, यहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो डेरिवेशन समझना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। बेसिक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से हो ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस वजह से डेरिवेशन करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं मैं टीएफ से। टीएफ से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितने टाइम तक ये हवा में रहा। तो कितने टाइम तक हवा में रहा, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर के सी तक ये हवा में रहा। मतलब फॉर्मूला मुझे अगर लगाना होगा तो मैं ए से सी लगाऊंगा। जो भी फॉर्मूला लगाना होगा मैं कहां से कहां तक लगाऊंगा, ए से लेकर के सी तक। तो ए से लेकर सी तक टाइम निकालने के लिए मैंने यूज किया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा मैंने यूज किया। जरा इसमें ग्रेविटी की बात कर लें। जब पार्टिकल ऐसा उड़ के यहां गिरता होगा तो इस पर जो ग्रेविटी होती होगी वो तो हमेशा नीचे ही लगती होगी, है ना, सीधी सी बात है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लगती है। तो ग्रेविटी अगर डाउनवर्ड लगती है तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी हमेशा डाउनवर्ड ही होता। मतलब इसमें सारा का सारा एक्सेलरेशन कहां होता, वाई एक्सिस में होता। इसमें सारा का सारा एक्सेलरेशन कहां होता, वाई एक्सिस में होता। इस वजह से हम एक चीज बोल सकते हैं कि ए वाई बराबर यहां माइनस जी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है और क्योंकि सारा का सारा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है, सारा का सारा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है, इस वजह से ए एक्स क्या बोला जाएगा, 0। सिंपल है, इसमें ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। सारा का सारा एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इस वजह से एक्स एक्सिस वाले को क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब यहां हम वैल्यूज रखते हैं। तो देखो जरा, जब ये पार्टिकल ए से सी जाके गिरेगा, जब ये पार्टिकल ए से सी जाकर के गिरेगा तो देखो ए से सी तक में वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कैसे, रुक जाओ और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आप ये सोचो कि जब पार्टिकल ए से सी आकर के गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करवा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बीच में अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज की जरूरत पड़ रही है तो मैं यूज कर सकता हूं। तो वापस पॉइंट में आते हैं।
मैंने कहा कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है ए से सी तक मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने कहा अगर ये फॉर्मूला मैं ए से सी लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ए सी ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, तो यही होगा ना इसका शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से सी तक की अगर बात करूं तो यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ होता। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। इसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये जो ए से सी तक की स्ट्रेट लाइन होती अलोंग एक्स एक्सिस, इसी को क्या बोला जाता? डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से देखो, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स के अलोंग है, सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स के अलोंग है। और अगर सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग है तो वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा? 0। सिंपल कॉमन सेंस है, लेकिन आजकल क्या है, अनकॉमन सेंस चल रहा है मार्केट में, तो जरूरी नहीं है सबके समझ में भी आया हो। इस वजह से मेरे पास एक और तरीका है समझाने का, एक और तरीका है मेरे पास समझाने का। वो तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन भी होता है। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस लिख रहा हूं, इस वजह से चेंज इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस लिखूंगा। पॉइंट ए पर देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? 0 होता, ओरिजिन है ना। पॉइंट सी पर भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? 0 होता, एक्स एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो देखिए यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? 0 - 0, दैट इज 0। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है तो ये हो गया 0। अब वैल्यूज रखते हैं, बहुत ही सिंपल है। यू वाई की जगह मैंने यू वाई ही रहने दिया, टी की जगह टी लिख दिया, हाफ ए वाई। ए वाई कितना है वो देखिए, -g। तो अब देखिए यहां से टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो यहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा और वो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2u/g। ये टाइम की वैल्यू आएगी। और ये जो भी वैल्यू आई है, ये जो भी वैल्यू आई है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को क्या बोला जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो था वो डेराइव हो गया। ये आप याद कर लेंगे डायरेक्टली। अब किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है कि सर ये इसमें यू वाई क्या है, तो यू वाई भी बता देता हूं। ये जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही है ना, अगर इसके 2 कंपोनेंट कर दिए जाते, अगर इसके 2 कंपोनेंट कर दिए जाते तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आता जो कि u cos थीटा होता, और एक कंपोनेंट यहाँ आता जो कि u sin थीटा होता। जो x वाला कंपोनेंट है इसी को ux बोला जाता है, और जो y वाला कंपोनेंट है उसी को uy बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले में जो uy आया है ना, ये जो uy आया है ये बेसिकली क्या है? ये u sin थीटा है। तो एक काम करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, देन उसके बाद हम बाकी के फॉर्मूले भी देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज को ही शॉर्ट में मैं रेंज बोलता हूँ कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना। हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो चाहे रेंज बोलो, एक ही बात है। तो फटाफट रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर पॉइंट ए था, ये डायग्राम आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी कॉपी में ऑलरेडी बना होगा। तो ये था पॉइंट ए, वो था पॉइंट सी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था उसी को क्या बोला जा रहा था? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए भी मुझे ए से सी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसा होगा। ए से सी तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी यही है। हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, एक ही बात है। और दूसरी जरूरी बात ये कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया।
ये फॉर्मूला यूज किया। भाई डिस्प्लेसमेंट देखो ना, एक्स के अलोंग ही तो है, तो अलोंग एक्स वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स बोलो, एक ही मतलब होगा इसमें सबका। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स को आर लिख दिया, यूएक्स की जगह यूएक्स रहने दिया। ए से सी तक में जो टाइम लगता वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता, और ए एक्स कितना है, 0 है। अभी अभी समझाया है जस्ट प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ कहीं कोने में लिखा भी था। ए एक्स क्या है, 0 है। तो रेंज का ये फॉर्मूला आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी हमको पता है, तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम यहाँ पर रख दें, जो कि क्या था, 2uy/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। ux पहले से है यहाँ पर, तो रेंज का एक और फॉर्मूला बन गया। कुछ नहीं किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू बस रखी है, तो रेंज के 2 फॉर्मूले हो गए। इसी में अगर ux uy रख दें, ux क्या है, u cos थीटा है, uy क्या है, u sin थीटा है, तो इसी का एक और फॉर्मूला बन जाता है u² sin 2 थीटा बाई जी। शायद आप लोगों ने यही वाला याद किया होगा अभी तक, शायद आप लोगों ने हो सकता है यही वाला याद किया होगा, एक ही फॉर्मूला। बस इस वजह से हो सकता है कई बार आपसे क्वेश्चन भी ना बने हो, तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें सबसे जरूरी जो फॉर्मूला है ना, वो ये वाला है। ये फॉर्मूला इतना अच्छा है, ये वाला, इसकी तारीफ कर रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला इतना अच्छा है कि ये फॉर्मूला ना ग्राउंड टू ग्राउंड में भी लग जाता है। ये फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में टावर टू ग्राउंड, टावर से जब जमीन में फेंकेंगे ना, उसमें भी लग जाएगा। इतना अच्छा फॉर्मूला है ये, सबसे अच्छा फॉर्मूला यही लगता है। और बाकी ये फॉर्मूले तो स्पेशल हो गए ना, स्पेशल केस। ये कब लगेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड में बस लगेंगे। बताने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो सारे फॉर्मूले काहे के लिए वैलिड हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला आप बाकी जगहों पे भी लगा सकते हो, ये वाला आप टावर में भी लगा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, जब टावर समझेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी अपने काम की बात यह है कि रेंज में टोटल 3 फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, आपको तीनों याद होने चाहिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कब कहाँ कौन सा यूज करना है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली कंपोनेंट करके दे दिया जाता है, ux uy दिया होता है, तो डायरेक्टली ये लगा दो। अगर आप टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, मान लो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो भाई ये वाला लगा दो। और मान लो आपने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, डायरेक्ट आपसे रेंज पूछ ली गई, तो ये लगा दो। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये रेंज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देन इसमें एक और बात समझाई जाती है, वो बात ये है कि अगर आप थीटा पे फेंकोगे, मान लेते हैं आपने थीटा पे फेंका होता, तो आपको कुछ रेंज मिलती। और अगर आप इसी को किसी दूसरे एंगल पे फेंको, और वो दूसरा एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो भी सेम रेंज मिलती है। पता नहीं समझ में आता है या नहीं, फिर से रिपीट करता हूं अपना स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूं थीटा पे फेंकता तो यहां पर आके गिरता, 90 माइनस थीटा पे फेंकेंगे ना, तो भी यहीं पे आके गिरेगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों में स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर स्पीड अगर u थी, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, u होनी चाहिए। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। थीटा की अगर बात करूं तो ये रेंज आएगी, ये जो अभी अभी डिराइव किया। तो थीटा के लिए रेंज आएगी u² sin 2 थीटा बाई जी, एंड 90 माइनस थीटा के लिए भी सेम रेंज आती है। प्रूफ कर सकते हो मैथमेटिकली, बस मैथमेटिक्स आनी चाहिए उसके लिए। u² थीटा के लिए ये था, तो 90 माइनस थीटा के लिए कैसे निकालूंगा, सिंपल, थीटा की जगह इसी में 90 माइनस थीटा रख दूंगा। थीटा की जगह क्या रख दिया, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही होता है। तो वही बोला जा रहा है आपको
देखो ये मैथ्स है, यहाँ पे साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा कैसे आया, मैथमेटिक्स से आया। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, पार्टिकल एक ही पॉइंट पे आके गिरता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रेंज में एक और छोटी सी बात बतानी है अभी, तो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी बात है रेंज से रिलेटेड। तो देखिए रेंज का अभी जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया वो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब हम जानना चाहते हैं कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। रेंज मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना चाहते हैं हम पार्टिकल को। हम चाहते हैं कि पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, तो उसके लिए थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। तो हमने सिंपली कहा इसको अगर मैक्सिमम करना है, अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो ऑब्वियस ही बात है साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम हो जाना चाहिए। साइन 2 थीटा भी क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और साइन हो या कॉस उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम रेंज आ गया u स्क्वायर बाय जी। अब सीधी सी बात है, ये जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तभी होगी ना जब साइन 90 आया होगा क्योंकि साइन 91 होता है। ये वैल्यू 1 तभी होगी ना जब साइन 90 आया होगा, मतलब 2 थीटा कितना रहा होगा, 90 डिग्री। अरे भाई सीधी सी बात है, साइन 90 ही तो 1 होता है ना, तो ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो वो 1 होगा। तो 2 थीटा 90 होता, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं कि जब थीटा 45 डिग्री होता होगा तो रेंज क्या होती होगी, मैक्सिमम होती होगी। तो इसी को हम लिख देते हैं, इसका मतलब एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको और नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम अब एच मैक्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एच मैक्स है, इस एच मैक्स को आप या तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जिसकी जैसी मर्जी वो वैसे कर सकता है। तो यहाँ पर एच मैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ a से लेकर के b तक sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर, इसको मैं यूज करने जा रहा हूं। तो डायग्राम देखिए, अगर हम a से b तक की बात करें, ये डायग्राम ऑलरेडी बना होगा, आप लोगों को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो जब a से b तक की सिर्फ बात करूं, सिर्फ a से b तक, तो a से b तक जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हुआ है, वो h मैक्स ही तो है। तो sy मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह h मैक्स लिख सकते हैं। देन बात करें uy की, तो याद करिए हमने इसके दो कंपोनेंट किए हैं। एक कंपोनेंट यहां था u cos थीटा और एक कंपोनेंट यहां था u sin थीटा। इसी को हमने ux कहा है, इसको हमने uy कहा है। तो uy की वैल्यू रख रहा हूं जो कि हो जाएगी u sin थीटा। ऐसा बात करें टाइम की, t भी तो रखना है ना। बात करें टाइम की, तो टाइम हमको यहां पर सिर्फ a से b तक का रखना है। इक्वेशन कहां से कहां तक लगाई जा रही, a से b, तो टाइम भी कहां से कहां तक का रखा जाएगा, a से b तक का। a से b तक का टाइम निकालने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर इतने पूरे का टाइम t है तो इसका टाइम t/2 हो जाएगा। अगर इस पूरे का a से c तक का टाइम, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, अगर a से c तक में टाइम tf लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो a से b तक में उसका हाफ लगेगा। क्योंकि लॉजिक कुछ ऐसा होता है, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो अगर टाइम की हम बात करें यहां पर,
तो A से B तक जो टाइम होता होगा वही टाइम B से C तक होता होगा। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में भी वही टाइम लगता है, और ये टाइम टोटल टाइम का आधा होता है। तो A से B तक का टाइम यहां पे यूज करना है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, TF/2। चलो वैल्यूज लास्ट में रखते हैं, काम करते हैं, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ, तो अभी मैंने UY को UY ही रहने दिया, T की जगह लिख दिया मैंने TF/2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, और ये बन जाएगा -12G, क्योंकि AY तो -G रखते हैं, और ये बन जाएगा TF/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर सारी वैल्यूज आपको पता है, यहां पर आपको UY भी पता है, UY कितना है U sin थीटा, आपको TF भी पता है, अब भी डिराइव किया है, TF क्या होता है 2U sin थीटा बाय G, या फिर 2UY अपॉन G। तो वो सारी वैल्यूज जब आप यहाँ रखोगे तो Hmax का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि होता है UY² / 2G। अब मैं वैल्यू रख के नहीं बता रहा हूँ, इतना आप कर सकते हैं खुद से, फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट की जा सकती है। तो UY की जगह UY ही रहने दिया मैंने, UY की जगह मैंने UY ही रहने दिया, TF की वैल्यू रख दी। TF की वैल्यू क्या होती थी 2UY/G। ये जो TF था ना, इसकी वैल्यू रख दी 2UY/G। तो वही वैल्यू वहां भी रखी, वही वैल्यू यहां भी रखी है, इसकी जगह रख दिया, इसकी जगह पे 2UY/G, इसकी जगह भी क्या रख दिया 2UY/G। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो ये Hmax का ये फॉर्मूला आ जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर इस पर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। बोला जाता है यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है 10√2 मीटर पर सेकेंड से। वही बेसिक से 3 बातें पूछ ली गई कि Hmax क्या होता होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता होगा, और रेंज क्या होती होगी। तो अगर आप फॉर्मूला रट्टा मार के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे कंपोनेंट। तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा जो कि Ux होगा, और यहां इसका एक और कंपोनेंट हो जाएगा जो कि Uy होगा। Ux और Uy आप निकाल सकते हैं। देखिए U आपको दिया हुआ है तो ये हो जाएगा U cos 45 और ये हो जाएगा U sin 45, ठीक है। तो जब आप U cos 45 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप, लिख के बता देता हूँ, क्या पता किसी को डाउट ना हो। ये लिखा देखो मैंने U, उसके बाद लिखा मैंने cos 45। तो जब आप U cos 45 करोगे तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये हमने कंपोनेंट कर दिए। तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, वहां अच्छा नहीं लग रहा वो। हाँ, तो एक कंपोनेंट कर दिए, Ux आ गया, Uy आ गया, अब कुछ नहीं बचा है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले का खेल है पूरा। Hmax की बात करें तो Hmax क्या होता है, Hmax होता है Uy² / 2G। तो Uy देखो कितना है, Ux 10 है और Uy भी 10 आ जाएगा कंपोनेंट करके। तो Uy की वैल्यू रख दिया 10² / 2G, तो आंसर आ गया 5। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात कर लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2Uy/G, यही था। यहाँ भी वैल्यूज रख देते हैं, 2Uy 10 है, G की वैल्यू भी 10 है, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। टाइम कितना आ जा रहा है 2 सेकेंड। रेंज की बात करें तो रेंज का अगेन मैं बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, मैं डायरेक्टली यूज करता हूं Ux × TF। तो Ux देखिए कितना है, Ux जो है वो 10 है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी 2 आया, तो रेंज क्या आ जाएगी 20। और इतना इजी होता है। कहने का मतलब ये है कि एकदम आसान पेपर की बात करें, है ना, मैं बार बार यही बोलता हूँ नीट का पेपर आसान होता है। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा होता हूँ। ओवरऑल पेपर देखें तो ओवरऑल पेपर तो काफ़ी बड़ा होता है, तो लेंदी पेपर हो जाता है। लेकिन सिर्फ फिजिक्स के पोर्शन की बात करें, मैं मतलब टफनेस की बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कितने ईजी या टफ होते हैं, लेंदी की बात नहीं कर रहा मैं।
तो क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना डेप्थ में अगर नॉलेज नहीं है अगर किसी को कि एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाना होता है, या वी वाई स्क्वायर, या फिर कोई भी इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी किस एक्सिस में लगाना है, x एक्सिस में लगाना है या y एक्सिस में लगाना है, तो इतना डेप्थ में अगर नॉलेज नहीं भी होता है और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है ना, तो भी इसके सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बेसिक सा मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलो या इक्वेशन ऑफ पाथ बोलो, एक ही बात है। पहले जरा इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर इसकी जो इक्वेशन होती है उसकी बात करेंगे। देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। इस चीज का सिंपल सा एग्जांपल ये होगा कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ पाथ y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। सिंपल। अगर कोई पार्टिकल, मान लो सर्कल में, छोड़ो सर्कल तो आप लोग नहीं पढ़ते होगे, मान लेते हैं कोई पार्टिकल अगर पैराबोला में ट्रैवल कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर ऐसा पैराबोला में ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाती होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। जिस पाथ में पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसी की इक्वेशन की बात की जा रही है। जिस भी पाथ में पार्टिकल ट्रैवल करता है उसी की इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो फिलहाल अभी तो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, तो जरा हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करें। ये सब मिटाएं यहां से। तो जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं उस प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होता है। ऐसा फेंकते हैं हम, पार्टिकल ऐसा जाके गिरता है। इनिशियल स्पीड u मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, और जहां से इसको फेंका गया है उसको 0,0 मान लेते हैं। तो अब इस पाथ की क्या इक्वेशन है, ये जो पाथ है ना, इसकी इक्वेशन जानना चाहते हैं हम। इस पाथ की इक्वेशन, तो ये जो पाथ होता होगा, इस पाथ की जो भी इक्वेशन होती होगी उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जो इसकी इक्वेशन होती है वो ये होती है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके पाथ की इक्वेशन होती है। ये इसकी इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है। इसकी इक्वेशन का एक और फॉर्मेट होता है जो कि होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। यहां पर जो ये r है ना, ये जो r है वो यही है, ये वाला r और ये वाला r एक ही है। r का मतलब यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो ऐसे दो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है उसमें दो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आंसर दोनों से आ जाता है। फिर भी एक सिंपल सा एडवाइस ये है मेरी तरफ से कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको आर पहले से पता है, ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको अगर आर पहले से पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, और अगर आर नहीं पता तो ये वाला यूज कर लो। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख जाता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू इतनी है, पहले से अगर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर लो, टाइम बचेगा। क्योंकि दोनों फॉर्मूले में देख सकते हो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन कंडीशन है ये तभी लगा पाओगे जब आपको आर पता होता हो। आर का मतलब रेंज है। तो वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, फिर इस पर मैं एक क्वेश्चन करा के बताता हूं आपको। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई है, सिर्फ इतना बोला गया है कि एक पार्टिकल को यहाँ 0,0 से प्रोजेक्ट किया गया, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया, देन ये पार्टिकल ऐसा हवा में उड़ता हुआ 12,0 पे जाके गिरा। कहाँ पे जाकर गिरता है, 12,0 पे। और हवा में एक और पॉइंट था कहीं पर 2,4, ये पार्टिकल इसको भी क्रॉस करता है। मतलब यहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 0,0 से,
ये पार्टिकल 2,4 को क्रॉस करता हुआ 12,0 पे जाके गिरा। तो डायग्राम से आप देख सकते हो साफ साफ क्लियरली कि रेंज यहां पर आपको दी हुई है। सीधी सी बात है, ये अगर 0,0 है और ये अगर 12,0 है, इसका यही मतलब हुआ ना कि ये डिस्टेंस 12 होगा। सिंपल है, ये 0,0 है, वो 12,0 है, इसका यही मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस 12 होता होगा। और इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है। तो रेंज हमको यहां पहले से पता चल चुकी है, तो हम r वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि था y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो रेंज हमको पता है ऑलरेडी। x और y की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो x और y के लिए मैं इसको यूज करने जा रहा हूं। तो मैंने लिखा एट 2,4, ये पॉइंट यहां पर रखने जा रहा हूं मैं। तो 2,4 को यूज कर रहा हूं, तो देखो y कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो y की जगह 4 लिख दिया, x की जगह 2 लिख दिया। ये सबको पता है ना, इतना तो सबको आता ही होगा ना कि ये y है, ये y है ना, और ये x है। तो इतना तो सबको आता ही होगा, इतना तो आइडेंटिफाई कर पाते होंगे। अच्छा, आता है, ठीक है। देखिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम यूज करने जा रहे हैं 2,4। तो y की जगह लिखा मैंने 4, x की जगह लिखा मैंने 2, tan थीटा मुझे नहीं पता था 1 माइनस फिर से x की जगह 2, एंड रेंज कितना दिया हुआ है, देखिए रेंज है 12, इसको भी यहां पर रख दिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ आएगा tan थीटा, ये होगा 1/6, 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 5/6। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई, कितना आ गया tan थीटा, और 12/5 आ जाता है, 12/5 आ जाता है tan थीटा। तो वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट करें, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया होता है, उस कोऑर्डिनेट को हम इसमें यूज कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं और आंसर आपके सामने होता है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे। देन लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर की। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। टावर से जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके सिंपल से दो केस होते हैं। तो ये रहा केस नंबर 1 आपके सामने। केस नंबर 1 में बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। केस नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा डायग्राम से समझते हैं। इसका ये मतलब है कि ये कोई टावर था, ये कोई टावर है, लिख देता हूं उस पर टावर। टावर की हाइट जो है h है। यहां क्या होता होगा, यहां ग्राउंड होता होगा। अब बोला जाता है कि टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां से एक पार्टिकल को ऐसा हॉरिजॉन्टल फेंका गया है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ये मतलब होता है कि ये ग्राउंड था, ये टावर था, टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से पार्टिकल को ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। तो क्या होगा, पार्टिकल ऐसा हवा में उड़ता हुआ आके कहीं यहां पे गिरेगा, कहीं यहां पर आकर के गिरता। अब ये जो पढ़ाई लिखाई होती है, इसमें इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज भी नहीं बोलते, सिंपली रेंज बोलते हैं यहां पर। तो ये जो होता है ना, इसको रेंज बोला जाता है। तो केस नंबर 1 बहुत आसान होता है। यहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू आती है √2h/g। अब वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना 2uy/g वाला, वो सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए वैलिड है।
टावर टू ग्राउंड की बात करें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 में ही आता है, ध्यान रखना। ये भी कहीं पे भी मत लगा देना, तो पता चला मुंह उठा के कहीं पे भी फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, ऐसा मत करना। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ही वैलिड है। इसके लिए मतलब कब? जब ऐसा हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, तो ये होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर रेंज की बात करूं अगर, तो रेंज का वही फॉर्मूला है ux इंटू TF। रेंज का ये फॉर्मूला तो बहुत सारी जगहों पे लग जाता है, स्पीड इंटू टाइम। अब जरा इसमें ux की बात कर लेते हैं। देखो ux मतलब होता है x एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो यहां देखिए ना, सीधा सीधा x एक्सिस वाली वेलोसिटी कितनी है? u है। x एक्सिस वाली वेलोसिटी क्या है? u है। तो आप इसको ux बोलो चाहे आप इसको u बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ux की जगह मैंने u लिख दिया और टाइम ऑफ फ्लाइट भी रख दिया √2h/g। तो ये रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। तो ये था इसका केस नंबर 1, जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा एक टावर दिया होता है, टावर की हाइट दी होती है, वेलोसिटी दी होती है, टावर की नहीं पार्टिकल की वेलोसिटी दी होती है, और सिंपली आपसे रेंज पूछा जाता है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वैल्यू रखते हैं और आंसर आ जाता है। इतना इजी टॉपिक है ये। तो वीडियो पॉज करें, केस नंबर 1 को नोट करें। केस नंबर 2 थोड़ा अच्छा है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। केस नंबर 2 में आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो केस नंबर 1 नोट करें, उसके बाद में केस नंबर 2 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर जो है, टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जो है, उसका केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 कहता है एंगल्ड प्रोजेक्शन, मतलब किसी टावर से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा एंगल पे फेंका जाता है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। ये कोई टावर है जिसकी हाइट 15 मीटर है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका गया, इनिशियल स्पीड कितने के साथ? 10√2 के साथ, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये हवा में उड़ता हुआ ऐसा आके गिरा। ये हमसे पूछा जाता है रेंज क्या होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होता। हर बार बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके आपको यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। तो यूज करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमने यूज किया SY = UYT प्लस हाफ AYT²। ये हमने यूज कर लिया। एक और जरूरी बात, यहाँ कंपोनेंट भी तो करने पड़ेंगे। तो इस स्पीड का जो यहाँ पर कंपोनेंट आता वो होता ux, जो कि u cos थीटा होता है। देखिए u आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, वैल्यूज आप रखोगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ux मिल गया। वैसे ही आप uy भी निकाल सकते हो, वो भी 10 आएगा। तो ux और uy आपको पता चल चुका है। SY का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, मतलब कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले पार्टिकल यहां था, बाद में यहां पर है। तो वर्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर है। तो SY की जगह पर हमको रखना चाहिए था 15, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। ये जो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ना वर्टिकल, ये नीचे की तरफ है, इस वजह से -15 लिखा जाएगा। बाकी वैल्यूज हमको पता है। uy देखिए 10 था, टाइम हमको नहीं पता, और ये बन जाएगा -12 GT²। ऐसा हुआ। तो ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई, जो कि बनी है 5t² - 10t -15 = 0। 5 कॉमन करके कैंसिल कर दो तो बनेगा t² - 2t -3 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना आपको आता है, या तो आप इसको फैक्टराइज कर दो या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा t + 1 × t - 3 = 0। ये बन जाएगा फैक्टराइज होकर के। अब यहां से टाइम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। इस वाले डब्बे से, इस वाले ब्रैकेट से t कितना आ जाएगा? इस वाले ब्रैकेट से t आ जाएगा -1, और उस वाले ब्रैकेट से t जो है वो 3 आ जाएगा।
दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब बात ऐसी है कि जो टाइम होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये आंसर सही माना जाएगा। टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये आंसर सही माना जाएगा, इस आंसर को गलत माना जाएगा। ये आंसर गलत माना जाता है, वाला सही माना जाता है। तो इतनी मेहनत के बाद टाइम कैलकुलेट होता है, इतनी मेहनत के बाद टाइम कैलकुलेट होता है, मतलब टाइम हमको पता चल गया, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता होगा वो 3 होता होगा। और जैसे ही फिर आपको टाइम पता चल गया तो आप रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग UXTF। देख लीजिए इस डायग्राम में UX कितना है, देखो UX 10 आया था एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, 3 आया है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 30 मीटर्स। तो जब भी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर एंगल्ड प्रोजेक्शन आता है तो हर बार आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता है ही नहीं, और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने के लिए करनी पड़ती है। रेंज का तो अभी भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जब भी एंगल्ड प्रोजेक्शन आएगा तो मान के चलिए 5 मिनट तो आपके बर्बाद हो ही जाएंगे। तो जब भी एंगल प्रोजेक्शन आए एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लिया करो, इजी वाले पहले कर लिया करो। तो वीडियो पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, और इसी के साथ प्रोजेक्टाइल खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।